अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, ये लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से, ये शॉर्ट में ही आते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और आइंस्टाइंस एंड न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी इसमें से या एमसीक्यूज़ में आ जाती है कोई चीज़, अदरवाइज़ ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आता। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैसा कि हमें ये आजकल बड़ी कॉमन बात है कि हमें पता है जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक तरफ ट्रांसमिशन वर्ल्ड की पूरी वर्ल्ड में देखी जा रही होती है, किसी एक कोने में अगर हो रही हो टीवी ट्रांसमिशन, ये दो तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि एक तरफ से ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल सेंड करता है जिसको रिसीव करता है सैटेलाइट, और उसके बाद वो आगे सेंड कर देता है जिस भी कंट्री में हमने उसका रिसीवर लगाया होता है। एयरटेली जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? जिनका टाइम पीरियड अर्थ की स्पिन मोशन के टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो हमें ग्लोबल कवरेज के लिए, यानी पूरी दुनिया की कवरेज के लिए, हमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि एक सैटेलाइट, जैसे कि ये देखें इस पिक्चर में है, एक जो सैटेलाइट है वो 120 डिग्री एंगल कवर कर रहा है अर्थ पे, तो सेकंड भी 120 एंगल कवर करेगा, थर्ड भी। तो टोटल जो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं ग्लोबल कवरेज के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ मैनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज। ठीक है, तो हमें एक जो है वो 120 डिग्री आल्टीट्यूड ऑफ अर्थ को कवर करता है, तो इसलिए टोटल ग्लोबल कवरेज के लिए हमें चाहिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। One such satellite covers 120 degree of longitude, so that a whole of the populated Earth surface can be covered by 3 correctly positioned satellites as shown in figure. Since these geostationary satellites seems to hover over one place on the Earth, हमें क्या लगता है कि ये स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अर्थ के से मैच कर रहा होता है। Continuous communication with any place on the surface of Earth can be made. Microwaves are used. Microwaves is a type of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations हम यूज़ करते हैं टेली कम्युनिकेशन में, डाटा ट्रांसमिशन में। बिकॉज दे ट्रैवल इन अ नैरो बीम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ताकि वो स्पेस में से भी गुजर सकें in a straight line and pass easily through the atmosphere of the earth. The energy needed to amplify and retransmit the signal is provided by large solar cell panels fitted on the satellite. अब वहाँ पे जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है उन सिस्टम्स को, वो कहाँ से आती है? सोलर पैनल्स अटैच किए होते हैं हमने सैटेलाइट्स के साथ, वो सोलर पैनल्स सब प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी। There are over 200 earth stations which transmit electric signals to satellites and receive signals via satellites from other countries. तो ये MCQs में आ जाता है। टोटल अर्थ स्टेशंस कितने हैं? हमारे पास 200 हैं। यू कैन आल्सो पिक अप द सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स यूजिंग अ डिश एंटीना। ये जो डिश एंटीनाज अक्सर लगाए जाते हैं घरों में टीवी सिग्नल्स को कैच करने के लिए, डिफरेंट चैनल्स के लिए, तो वो भी क्या होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी थ्रू सैटेलाइट हो रही होती है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इज़ मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज़। ये MCQs में आ जाता है, आपने याद रखना है। जो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है 126 कंट्रीज़ मिल के उसको चला रहे हैं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को। दैट इज़ नोन एज इंटेलसैट 6। इंटेल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। It operates at micro frequencies of 4, 6, 11 and 14 gigahertz. जी गीगा को कहते हैं, जिसका मतलब होता है 10 raised to power 9, and has a capacity of 30,000 two-way telephone circuits plus 3 TV channels. यानी एट अ टाइम इनके माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाटा कैरी करके लेके जाती हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ होती है कि एट अ टाइम वो 30,000 टेलीफोन कॉल्स और 14 टीवी चैनल्स को एट द सेम टाइम, और 3 टीवी चैनल्स को एट द सेम टाइम ऑपरेट कर सकते हैं।
यहाँ पे ये एनिमेशन में दिखाया है कि एक तरफ से सेंडर सिग्नल्स सेंड करता है, दूसरी तरफ से रिसीवर रिसीव करता है, और इस तरह से ये कम्युनिकेशन होती है थ्रू सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है न्यूटन एंड आइंस्टाइंस व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2/r², जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है। अब ये है कि जो न्यूटन्स व्यू है ये हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, लेकिन जो आइंस्टाइन थ्योरी है ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये इन्वर्स स्क्वायर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी स्पेस टाइम इज कर्व्ड स्पेशली लोकली नियर मैसिव बॉडीज़, के मैसिव बॉडीज़ के करीब जो स्पेस टाइम है वो स्ट्रेट की बजाय कर्व है। क्यों है? क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। टू विजुअलाइज दिस वी माइट थिंक ऑफ स्पेस एज थिन रबर शीट। उसने क्या कहा कि जो स्पेस है उसको इमेजिन कर लिया उसने रबर शीट की फॉर्म में, कि अगर हम उसके नीचे एक हैवी वेट अटैच कर दें तो जो स्पेस टाइम लाइंस हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स की हम लाइंस लगाते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की, यही स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कर्व हो जाएंगे। The weight corresponds to huge mass that causes space itself to curve. Thus, in Einstein's theory, we do not speak of the force of gravity acting on bodies. Instead, we say that bodies and light rays move along geodesic. जियोडेसिक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। In curved space time, thus, a body at rest or moving slowly near the great mass of figure would follow a geodesic towards that body. Einstein's theory gives us a physical picture of how gravity works. Newton discovered the inverse square law of gravity, but explicitly said that he offered no explanation of why gravity should follow an inverse theory. Inverse square theory also says that gravity follows an inverse square law except in strong gravitational fields, but it tells us why it should be so. That is why Einstein's theory is better than Newton's theory, क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी जो है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी शॉर्ट लेवल पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं और उनकी जो स्मॉल ग्रेविटेशनल पुल है उसको भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स व्यू, जबकि न्यूटन्स व्यू में वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। Einstein inferred that if gravitational acceleration and inertial acceleration are precisely equivalent, gravity must bend light by a precise amount that could be calculated. अब लाइट बैंड क्यों होगी मैसिव बॉडी के करीब से गुजरते हुए? क्योंकि हम ये कहते हैं कि लाइट जो है ये भी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, वो भी स्मॉल मैसेज हैं। एनर्जी जो है ये मैस और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये हमने आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन में पढ़ा है। E इज़ इक्वल टू mc² होता है। तो लाइट जो है वो एनर्जी है बेसिकली, लेकिन वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है उनको हम मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब एक मैसिव बॉडी के करीब से स्मॉल मैस गुजरेगा तो ऑफ कोर्स जो मैसिव बॉडी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए लाइट रे बेंड हो जाएगी। जैसा कि ये सोलर एक्लिप्स के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो एंगल मेजर किया गया, एक स्ट्रेट लाइट रे जो थी वो से बेंड हो गई। ये लाइट रे देखें जो आ रही है, बजाय वो सीधा आने के थोड़ा सा बेंड हो गई टूवर्ड्स द अर्थ। तो ये किस एंगल पे बेंड हुई थी? दैट एंगल इज़ फाई, और ये फाई एंगल जो था इट वाज अबाउट 1.745 सेकेंड्स। इतना स्मॉल एंगल था जिसको मेजर किया गया। जैसे जो यूनिट डिग्री है, एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये उसका सब यूनिट है मिनट डिग्री का, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 30
60 सेकेंड्स हम इकट्ठे करेंगे तो 1 मिनट बनेगा, और 60 मिनट्स इकट्ठे करेंगे तो 1 डिग्री एंगल बनेगा। ये मिनट्स और सेकेंड्स टाइम का नहीं बल्कि एंगल के यूनिट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। व्हेन द बेंडिंग ऑफ जी When the bending of starlight caused by gravity of the sun was measured during a solar eclipse in 1914 and found to match Einstein's prediction rather than Newton's, the Einstein's theory was hailed as a scientific triumph. जो आइंस्टाइंस थ्योरी है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आइंस्टाइंस व्यू से मैच कर जाती है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जहाँ पे न्यूटन्स थ्योरी फेल हो जाती है ये वहाँ पे भी वर्क करती है। सो आइंस्टाइंस व्यू ऑफ ग्रेविटेशन इज़ बेटर देन न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जो शॉर्ट में आ जाता है या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पूछ लिया जाता है या आइंस्टाइंस व्यू ऑफ ग्रेविटेशन, वो जस्ट आपने सिंपल डेफिनेशंस उसकी 2-2 लाइन की आपने इसमें से प्रिपेयर करनी है, बाकी इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना है।